हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की बात करते हैं तो क्या होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है। साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, वो वेव्स जो हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकती है उसे हम साउंड वेव कहते हैं। साउंड वेव्स क्या करती है, सेंसेशन इन ईयर्स, तो हमारे कानों में जो सेंसेशन होता है, जो हमें सुनाई देता है, विच वी कैन हियर, दैट वेव इज कॉल्ड साउंड वेव। तो साउंड वेव हमारे लिए क्या है, हमारे लिए साउंड वेव वो है जो उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है ना, एक एनर्जी का ऐसा टाइप ऑफ एनर्जी विच वी कैन हियर इज कॉल्ड साउंड। साउंड वेव लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। हम चैप्टर के स्टार्टिंग में इस चीज को समझ चुके हैं, तो ज्यादा हम लोग इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट समझते हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव को हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज कितना होता है साउंड वेव का, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, अगर हम बात करें इसकी रेंज की, रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक तो हम सुन सकते हैं, वी कैन हियर। तो ये ऑडिबल रेंज होती है हमारी। अब यहां पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, उसको हम नहीं सुन सकते। उसके बाद आता है, इंफ्रासोनिक के बाद ऑडिबल रेंज, जो यहां लिखा हुआ है, AUDIBLE, ऑडिबल रेंज, ये आता है 20 से लेकर के टू 20,000 हर्ट्ज, और उसके बाद आता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, तो 3 तरह की साउंड होती है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। सबका अपना अपना अलग अलग यूज है। यूज वैसे सबसे ज्यादा इसका होता है, हम लोग सबसे ज्यादा इसका यूज करता है अल्ट्रासाउंड। आपने सुना भी होगा, अल्ट्रासाउंड होता है, मेडिकल में भी इसका काम बहुत है। कभी पेट में स्टोन हो जाए, लोग बाग प्रेगनेंसी में भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोई अंदर स्टोन हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउनिक जो वेव्स होती है मशीन के थ्रू, वो अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, पेनिट्रेट करके जाती है अंदर, और जो भी अंदर का हालचाल है वो दिखा देती है। तो इट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का और भी यूज है, मेडिकल में तो है ही सही। उसके अलावा आप इससे डिफेक्ट देख सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट हो, किसी मेटल में डिफेक्ट हो, अंदर ऊपर से तो सुंदर चीज दिख रही है लेकिन अंदर से मान लो उसके अंदर क्रैक है, कैसे पता लगेगा, अल्ट्रासोनिक से। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड से हम उसको पता कर सकते हैं। आप सी की डेप्थ या लेक की डेप्थ, जो लेक होता है ना उसकी डेप्थ भी हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड से। तो अल्ट्रासोनिक साउंड के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि ऐसा वेव का वो रेंज या ऐसा वेव का टाइप जो हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जो हमें सुनाई देता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं साउंड। इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और उसकी रेंज 20 से 20,000 होती है। 20 से कम होगी तो इंफ्रासोनिक, 20 से 20,000 ऑडिबल, और 20,000 से ज्यादा होगा तो उसको अल्ट्रासाउंड हम लोग कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रोपगेशन की, तो इसके प्रोपगेशन को समझते हैं कि इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। तो इसका प्रोपगेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में लगा है एक पिस्टन। ठीक, सिलेंडर है, सिलेंडर में लगा है पिस्टन। अब पिस्टन के साथ यहां पर गैस है। अब आप इस गैस को इमेजिन करो
तो ये कुछ इस तरह से ही है कि अगर आप पिस्टन को आगे लेके जाओगे तो मॉलिक्यूल भी आगे पीछे ही मूव करेगा। अगर आप पिस्टन को ऐसे ऐसे मूव करोगे तो ये गैसेस भी ऐसे ऐसे मूव होगी, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो भी प्रोपोगेट करेंगे। लॉन्जिट्यूडिनल वेव उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको पिस्टन को मैं अपने वोकल कॉर्ड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो मैंने बोला हेलो, हेलो बोलते ही मेरे मुंह के आसपास यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, आगे जाएंगे पीछे आएंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जैसे मैं बोलूँगा हेलो तो ये सारे पार्टिकल आगे जाएंगे, इन वाले पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी दे देंगे और खुद अपनी जगह आ जाएंगे। फिर ये वाले पार्टिकल आगे जाएंगे और वापस अपनी जगह आ जाएंगे, फिर ये वाले पार्टिकल आगे जाएंगे और वापस। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है सभी चारों तरफ, ऐसा नहीं पूरे स्फीयर में जाएगा, है ना, चारों तरफ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, एनर्जी जा रही है, उसी डायरेक्शन में उसके अलोंग ही क्या होगा, पार्टिकल भी ऑसिलेट करेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि एक पिस्टन सिलेंडर है अपने पास। अब वो पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन जैसे ही आगे जाएगा तो सोचो अगर पिस्टन आगे जाएगा तो क्या होगा, इसको हटा देता हूं ना। तो जैसे ही पिस्टन आगे जाएगा, थोड़ा सा पहले यहां था अभी यहां है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल है तो अपनी जगह पे ही थे, लेकिन पीछे वाले भी आगे आ गए। तो गैस मॉलिक्यूल इस तरह से पास पास हो गए, है ना। आगे वाले तो सेम अपनी जगह पे रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही पिस्टन आगे गया ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे थोड़े पास पास दिखेंगे, सही है ना, कंपैरेटिवली। यहाँ जो डिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही पिस्टन आगे जाएगा तो इनको प्रेशराइज करेगा, धक्का देगा, पुश करेगा तो ये पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये गैस कंप्रेस हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्रेशन। फिर क्या होगा, ये पिस्टन वापस आएगा। जैसे ही मैंने बोला पूरी गैस आगे गई, फिर इस जगह पे जहाँ पे मेरे मुंह से हेलो बोलने के बाद ये गैस गई इधर, तो इस जगह पे तो जो पहले से भी गैस थी और ये गैस भी गई हेलो, तो ये जो गैस गई यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, इसे कहते हैं कंप्रेशन। लेकिन इमेजिन करो यहाँ से मेरे मुंह के बीच में क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो गैस थी, मेरे मुंह के पास जो गैस थी पूरी गैस आगे जा चुकी है। जैसे वो आगे जाएगी तो मेरे मुंह के पास प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे बन जाएगा कंप्रेशन। और जैसे ही पिस्टन वापस आएगा अपनी जगह पे, तो ये गैस तो यहाँ पे थी बहुत सारी, यहां बन जाएगा रेरफेक्शन, मतलब लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। तो साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड वेव प्रोपोगेट करती है प्रेशर और कंप्रेशन और रेरफेक्शन। जैसे ये पिस्टन आगे गया, कंप्रेशन, फिर जैसे ही पिस्टन पीछे आएगा वापस, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैक्यूम जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन एक क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम। इसे कहते हैं रेरफेक्शन। तो कंप्रेशन, रेरफेक्शन। और इसी तरह से जो है साउंड प्रोपोगेट करती है मीडियम में, कैसे, कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये प्रोपोगेशन हमें समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से साउंड प्रोपोगेट कर रही है। पार्टिकल के मीडियम उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ध्यान रखना। तो अगर हम इसकी बात करें वेलोसिटी की, स्पीड की, तो लॉन्जिट्यूडिनल जो वेव होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी अगर हम बात करें एयर में या गैस में, एयर या गैस में, तो होता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के दूसरे वीडियोस में देख सकते हो, मैंने इसका डेरिवेशन भी डाला हुआ है। हालांकि आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत है नहीं,
क्योंकि हमारे अभी सिलेबस में आने वाला है नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ भी लोड करना दिमाग में अननेसेसरी कोई फायदे का सौदा नहीं है। याद रखेंगे बल्क मॉडुलस अपॉन ये। अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में वाई वी की जगह हो जाएगा बी, क्या होता है, बीटा होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, थोड़ा बल्क मॉडुलस के बारे में डिस्कशन कर देता हूं। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका वो मैचिंग का क्वेश्चन भी आया था इस साल नीट 2026 में, टेबल वाला मैचिंग का क्वेश्चन भी आया था, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, वो सब चीजें थी, तो उनको मैच करना था फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस होता है ये आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ भी दिख जाएगा, V डेल्टा P माइनस का अपॉन डेल्टा V, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या? चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कितना प्रेशर में चेंज आता है पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ, उसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। और ये है गामा, रो है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम। ये मीडियम का बल्क मॉडुलस है, डेंसिटी भी मीडियम की है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है kg पर मीटर क्यूब, तो उसमें कोई घबराने वाली बात हमारी नहीं है। बट अगर हम बात करें सॉलिड्स के लिए, तो सॉलिड्स के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड में भी तो साउंड वेव प्रोपगेट कर सकती है, तो वहां पर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सॉलिड के लिए लिखते हैं जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस की जगह यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस यूज कर लेते हैं। वाई यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि FL अपॉन AY, सॉरी A डेल्टा L, ठीक है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, यंग मॉडुलस होता है। ये हम लोग सॉलिड वाले चैप्टर में कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो, बीटा की जगह y आ जाएगा। अगर हम बात करें y की, समझ में आ गया होगा, v और डेंसिटी अगेन रो ही है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही। अब हम बात करें अगर साउंड की, साउंड, तो साउंड की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे न्यूटन्स की। न्यूटन ने क्या बोला? सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर या गैस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। उन्होंने बोला कि किसी भी सिस्टम से, किसी भी उससे अगर साउंड जाती है, प्रोपगेट करती है, तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि PV बराबर कांस्टेंट, ठीक है ना, PV बराबर nRT होता है, तो PV बराबर कांस्टेंट। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं लिखूंगा PdV इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, बाकी ऐसा आ जाएगा। इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो मैं लिखूंगा dP V dP अपॉन dV बराबर P, यानी कि P की वैल्यू आ गई अपने पास। ध्यान से अगर इसको देखें, अपन लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इंटू V। यार ये तो बल्क मॉडुलस के बराबर आ गया, है ना, माइनस साइन भी तो आएगा, माइनस साइन के साथ। तो अगर ये बल्क मॉडुलस के बराबर आ गया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो। देखिए बीटा अपॉन रो, ठीक है ना, तो p बाय रो, बीटा की जगह क्या लिख देंगे? p लिख देंगे, यानी कि प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस को रिप्लेस कर देंगे किससे? प्रेशर से। किसकी बात मान के? सर आइजैक न्यूटन की बात मान के।
तो जब आइजैक न्यूटन सर की बात मान के हम लोग इस काम को करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना चाहेंगे, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, PATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो डेंसिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो 1 ATM पर हमारी जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.293। और जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूंगा तो v मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 280 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्स 16% लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, विच इज 330। एक्चुअल में होती कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड होती है एक्चुअल में, बट सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग इट इज 280 मीटर पर सेकंड। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ लोगों को, और एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास आए मिस्टर लैपलेस। इनका नाम था पियर पता नहीं पूरा नाम मैं थोड़ा सा अभी भूल गया हूं, बट जो इनका नाम है लैपलेस, सरनेम है इनका, उतना याद रखते हैं। तो सर लैपलेस आए और इन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि साउंड बहुत तेज ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पास टाइम नहीं है टू ट्रांसफर हीट। अगर हीट ट्रांसफर के लिए टाइम नहीं है, यानी कि डेल्टा Q 0 है, अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा Q 0 है तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस ना कह के एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो उन्होंने सर आइजैक न्यूटन को थोड़ा सा करेक्ट किया, और करेक्ट करके उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू गैस और एयर और एटमॉस्फेयर में जो भी है उसके थ्रू जब जा रही है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। इंस्टेड वी विल कंसिडर इट एज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस मानेंगे तो मान लो, बट आंसर सही लाके दिखाओ, ठीक है। तो साइंस तो यही कहता है कि आंसर सही आ रहा है तो चीज सही होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट रख दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। आप वीडियो को पॉज करके इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तब तक मैं करता हूं। तो P को छोड़ देंगे, V पावर गामा का जब करेंगे तो गामा V गामा -1 dV प्लस फिर V की पावर गामा को छोड़ देंगे और dP बराबर 0, ठीक है। फिर लिखेंगे V पावर गामा dP इज इक्वल्स टू दिस P गामा V की पावर गामा -1 dV। इसको इधर ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस V पावर गामा dP। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे P गामा अपॉन dV गामा -1, V की पावर गामा -1 नीचे आ जाएगा, V गामा -1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो गामा P की वैल्यू आएगा dP माइनस का dP अपॉन dV। और देखिए जब ये नीचे आएगा तो इसमें से ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो गामा माइनस हो जाएगा
तो बचेगा क्या, v पावर -1, v पावर -1 तो नीचे चल जाएगा v, इस तरह से। देखिए ये v पावर गामा जब नीचे आएगा तो इसमें ऐड होगा, तो गामा -1 माइनस का गामा, तो गामा से गामा कैंसिल, v पावर -1, v पावर -1 है मतलब कि ये dv के नीचे चल जाएगा, यहाँ तो फिर उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये जो चीज है सामने, इसका नाम है बीटा। बीटा मतलब बल्क मॉड्यूलस। तो ये बल्क मॉड्यूलस हो गया हमारे पास गामा पी। पहले कितना था, पहले हमने लिया था पी, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू ली थी पी, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने कहा भाई पी लो, लेकिन फिर आए लैपलास, लैपलास ने कहा नहीं भैया इसको आप गामा पी लो, तो गामा पी लिया, तो जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ पी बाय रो हम लोग लेंगे गामा पी बाय रो, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू जा रही है, वो आ रही है गामा पी, तो रख देंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ ताकि कंपेयर हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गामा की, तो गामा होता है 7/5, ठीक है ना, तो रख देंगे वापस से सेम वैल्यू 7/5 इंटू 1.01 10⁵ अपॉन 1.293 kg/m³, और जो ये आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 331.8 मीटर/सेकंड आता है। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये बहुत नजदीक है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड की। अब आप लोग सोचोगे सर एक्चुअल वेलोसिटी कैसे काउंट करते हैं, इसके लिए मैंने एको पढ़ाया था आपको कि एको जो होता है, जाती है साउंड जाएगी पहाड़ से टकरा के वापस आएगी, उसको सुन लेंगे टाइम लगा के, पता लग जाएगा कितनी स्पीड है। नहीं है, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो पीछे इसके पहले वाले 2 वीडियो आप जाकर के जरूर देखो, उसमें मैंने सब समझा रखा है। तो प्रैक्टिकली साउंड की स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता रखा है, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है, भाई यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 1 किलोमीटर दूर खड़े हो जाओ, मैं बोलूँगा हेलो, जितनी देर बाद आपको हेलो सुनाई दिया समझ जाओ भाई वेलोसिटी निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के यहाँ पे आया 330, जो कि 330 ही है, 331 आ रहा है। तो लैपलास का जो टाइम वो था डेरिवेशन, वो बहुत ज़्यादा करीब था एक्चुअल वेलोसिटी के साउंड की, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसी को कंसिडर करते हैं एज ए वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमें ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज आइसोथर्मल प्रोसेस, बट एक्चुअल में जो लैपलास थे उन्होंने करेक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इट इज़ नॉट अ एडियाबैटिक प्रोसेस, इंस्टेड इट इज़ इट इज़ नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस करके उन्होंने एकदम सही वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दी। चलो आगे चलते हैं। चलिए, तो मैंने 2 सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि स्टील का वायर है या स्टील की रॉड है, कुछ भी है, वायर है, रॉड है, उसका वाई इतना दे रखा है, यंग मॉडुलस है 2.9 10⁻11 मीटर/सेकेंड, उसकी डेंसिटी दे रखी है और कह रहा है कि भाई आप बताओ इसमें स्पीड कितनी होगी वेव की, ठीक है। अब स्टील का वायर दे रखा है तो आप सोचोगे सर इसमें तो T/μ लगा दे, √T/μ। ना बाबा ना, वो ट्रांसवर्स वेव थी, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहा है, साउंड की स्पीड पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा देना कौन सा लगेगा, साउंड वेव के लिए आता है √y/ρ। तो v y कितना गिवन है 2.9 इंटू 10⁻11 अपॉन 8 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर v कितना आ जाएगा, v आएगा अप्रोक्सीमेट 6.02 इंटू 10⁻3 6.02 10⁻3 मीटर/सेकेंड। ये स्पेशली से लिखवाया मैंने, बहुत से बच्चे T/μ कर देंगे, कहेंगे T दे नहीं रखा, म्यू दे नहीं रखा, लेंथ दे नहीं रखी, एरिया दे नहीं रखा, रो दे रखा है, हम कैसे करेंगे। याद रखो साउंड की स्पीड अगर हमको स्टील में निकालने को दे रहा तो ऐसे निकालेंगे, बाकी ट्रांसवर्स वेव की बात अलग है, उसके लिए √T/μ ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है पानी का
इतना, ठीक है ना, 5 इंटू 10⁵, यानी कि डेल्टा V बाय V इज 5 इंटू 10⁻⁻⁵ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और प्रेशर कितना, प्रेशर है 10⁵। कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड निकालो वाटर की। डेंसिटी तो पानी हमको पता ही है 1000 होता है पानी का। तो सबसे पहले बल्क मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। बल्क मॉड्यूलस होता है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यह जाएगा 10⁵ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁵ 5 है ना। तो यह जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻⁰ तो 10/5 इंटू 10⁻⁹ तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 10⁻⁹ बल्क मॉडुलस आ गया। अब हम करेंगे कैलकुलेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है, यहाँ कर दूं कैलकुलेट, वेलोसिटी होता है √β बाय रो v। यह आएगा √2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1000। तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा। तो √2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे रखो 1.41 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई अपने पास, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए अगर मैं किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो साउंड की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या इफेक्ट होगा। तो उसके लिए हम समझ सकते हैं, देखिए स्पीड जो होती है वो होती है √p बाय रो। रो क्या होता है, रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो डेंसिटी होता है। वॉल्यूम का हाथ मोड़ दो थोड़ा, ये होगा मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का हाथ मुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा P बाय मास बाय वॉल्यूम, तो √PV बाय M। PV बराबर होता है nRT, P बराबर nRT, तो V हो जाएगा nRT बाय M, अंडर रूट में nRT बाय M, ठीक है। और अगर यहां पर हमें, ये तो एक फॉर्मूला आ गया, अगर हमें यहाँ पे गामा P रखना होगा तो सब जगह गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि भैया जो स्पीड है इट इज प्रोपोर्शनल टू √T। अगर आप T को बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम होगी। किसकी, साउंड की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम स्पीड होगी, ठीक है। बताइए, ये हो गया, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लो 0 डिग्री पर सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड इज V0। तो बताओ T डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड कितनी होगी, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू √T। अच्छा, T जो है वो केल्विन में होगा, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो यहां लिखेंगे 273। तो V0 इज प्रोपोर्शनल टू √273। ये 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, है ना। और V डैश इज प्रोपोर्शनल टू √T + 273, √T + 273। तो दोनों का रेशियो निकाल दो, वही हमारा आंसर होगा। V डैश अपॉन V0 इज इक्वल्स टू √T
T प्लस 273/273। सही है? नहीं, हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा, V डैश इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273 की पावर 1/2। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग लगा सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो V डैश आ जाएगा, V डैश इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस 1/2 T/273। ये 2 इंटू 273, तो कितना हो जाएगा V डैश बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद V0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस T/6 14 का 4 हासिल का 1 4 5 546, ये आंसर आ जाएगा। तो T टेम्परेचर पे इतना स्पीड हो जाएगी, अगर आप T बढ़ाओगे तो स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ जो भी है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ तो प्लस ही आने वाला है, जो भी आंसर आएगा वो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ऑक्सीजन का 100 डिग्री पर, ऑक्सीजन के अंदर 100 डिग्री पे जो साउंड की स्पीड थी, उतनी स्पीड हाइड्रोजन में कितने टेम्परेचर पर होगी। देखिए समझिए, जो स्पीड होता है ना, वो होता है अंडर ऑफ गामा nRT बाई n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा RT बाई मोलिकुलर मास लिख दो। ये मोलिकुलर, गामा को इधर डाल दिया, मोलिकुलर मास हो गया। अब आप समझो, ठीक है ना, इसको n/Na करके ये मोलिकुलर मास हो गया, ठीक। तो n बराबर 1 रख दिया। अब यहां पर हमें ये कह सकते हैं हम लोग, जो V है इट इज प्रोपोर्शनल टू T/m। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहता हूं तो हाइड्रोजन का लिख दूंगा, और जब मैं ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहूंगा तो ऑक्सीजन के लिए लिख दूंगा। अब हमें ये पता है कि मोलिकुलर मास ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, इसके लिए 1 होता है। टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 373 रख देंगे। तो VH/V ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ TH/mH अपॉन अंडर रूट ऑफ TO2/MO2, ठीक। तो टेम्परेचर तो निकालना ही है। अच्छा, दोनों की स्पीड बराबर करने को कह रहा है, यानी कि VO2 बराबर होना चाहिए VH के, हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए ऑक्सीजन की स्पीड। तो ये तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ TH/mH इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ TO2/MO2। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो TH इज इक्वल्स टू TO2/MO2 इंटू MH। MH ऊपर चल जाएगा, तो ये है 373 इंटू 1/16। ये हमारे पास आंसर आएगा इससे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 23 केल्विन TH। 23 केल्विन यानी कि लगभग 273 होता है ना, तो अप्रोक्सीमेट TH आ जाएगा 250, सॉरी हाँ ये केल्विन है ना 23, हाँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड, वही माइनस का, -250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का आ जाएगा मामला। तो जितनी स्पीड 100 डिग्री पॉजिटिव में ऑक्सीजन में थी, उतनी ही हाइड्रोजन के नेगेटिव में आएगी, क्योंकि नेगेटिव अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तब आंसर आएगा। कुल मिला के इसका मोलर मास जो है हाइड्रोजन का कम होता है, ऑक्सीजन का 16 गुना होता है, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी वहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, वेलोसिटी प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगी। मतलब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो, अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो, तो प्रेशर के साथ वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि हाँ, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू V है रूट P,
मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये पिक्चर अधूरी है। एक्चुअल फॉर्मूला कैसे देखेंगे इसको, हम ऐसे देखो, अंडर रूट ऑफ गामा पीवी बाय एम, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मास अपॉन। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी रिमेन सेम। तो कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, दूसरी तरीके से समझो। मान लो एक पिस्टन में गैस है, ये पिस्टन सिलेंडर है, जब आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पीड विल रिमेन सेम, स्पीड सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमिडिटी का क्या असर होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि मॉइस्चर कंटेंट जो है, मॉइस्चर कंटेंट अगर हम बढ़ा देंगे एयर में अगर मॉइस्चर बढ़ा देंगे तो V क्या होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, और डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ड्राई एयर से। ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर स्पीड बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।